Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. And in this lecture, I will be starting a new topic, that is national emergency. Okay, and national emergency. Now, national emergency 1975 to 77, इसको हम बोलते हैं क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ऑल्सो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये याद रखिएगा. ओके, नाउ दिस नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर. हम अब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई थी, हमें इसका बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? सबसे पहली चीज, ओके, सबसे पहली चीज, अब 1969 के इलेक्शंस में ये याद रखिएगा, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी. कांग्रेस स्प्लिट, कोलिशन एरा शुरू हो गया. यहां से कोलिशन एरा, जो नेहरू तक कांग्रेस एक पार्टी थी, बट बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप बिहेवियर ऑफ और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ, अथॉरिटेरियन बिहेवियर ऑफ इंदिरा गांधी, कांग्रेस स्प्लिट हो गई. ओके, पहली बार स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज आ गई. ओके, तो सबसे बड़ी चीज ये थी. देन 1971 बांग्लादेश वॉर. ओके, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. इंडियन फोर्सेस ने अपना काफी पैसा खर्च किया था इस पे. ओके, तो अब जब देखिए कोलिशन आ गया, बांग्लादेश के साथ वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ बांग्लादेश को क्रिएट करने के लिए, तो रिसोर्सेज किसके खर्च हुए? इंडिया के. ओके, तो अब इसी बैकग्राउंड में इंडिया में क्या आ जाएगा? क्राइसिस. कौन सा? इकोनॉमिक क्राइसिस. इकोनॉमिक क्राइसिस. ओके, अब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, सबसे पहली चीज रिसेशन आ गया. वॉर के बाद ही क्या आया? रिसेशन. क्योंकि आपको पता है वॉर में हमारी रिसोर्सेज खर्च होती हैं, तो चीजें महंगी हो जाती हैं. समझ में आ रहा है? जॉब्स चली जाती हैं. रिसेशन आ गया. ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट. इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था. रैम्पेंट इन्फ्लेशन. ओके, रैम्पेंट इन्फ्लेशन. फूड ग्रेन्स स्कैरसिटी. फूड स्कैरसिटी. ओके, तभी आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का 1973 से सेकंड फेज शुरू होगा. राइस पे फोकस किया जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यही रीजन था, इकोनॉमिक क्राइसिस. ओके, सो ऑल दीज मेजर्स created a problem, created a serious economic crisis in India. And at that time India support to Bangladesh liberation, okay, it hurt materially also. India का पैसे का भी काफी नुकसान हुआ. okay, and because of this economic crisis and India's support to Bangladesh liberation, okay, it caused serious repercussions on India's foreign exchange reserves. इंडिया के अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो खाली हो रहे थे. All these things and Bangladesh liberation drained India's foreign exchange reserves. अब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खाली हो रहे थे. ओके, एंड अब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खाली हो रहे थे, और इंडिया की जितना पैसा था, रिसोर्सेज थी, वो सब हमने किधर डाइवर्ट कर दिया था? वॉर में, मतलब डिफेंस की तरफ. क्योंकि हमारा वॉर चल रहा था, तो हमने सारा ही रिसोर्सेज किधर डाइवर्ट कर दिया? हमने डिफेंस की तरफ डाइवर्ट कर दिया. और उसी के बाद बांग्लादेश वॉर के बाद 1972 एंड 73 मॉनसून फेलियर. बारिश अच्छी नहीं हुई, मॉनसून फेलियर हो गया, और
ये इवेंट, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस, देन मॉनसून फेलियर, all these things affected India's food grain availability and the prices of food. Okay, and the prices of food increased. ये याद रखिएगा, फूड के जो प्राइसेस थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? देन अब जब महंगाई इतनी ज्यादा है, पैसा है नहीं, तो लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगी. दैट मीन्स लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक रिसेशन आ गया. अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस है, मॉनसून फेलियर, फूड स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट है, तब क्या आ जाएगा इकोनॉमी में? रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन. ओके, इकोनॉमिक रिसेशन. ओके, एंड ऑल दीज इवेंट लेड टू इंडस्ट्रियल अनरेस्ट. अब जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तब पूरे इंडिया में क्या शुरू हो जाएगा? अनरेस्ट. ऑल दीज थिंग्स रिजल्टेड इनटू अनरेस्ट, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट. ओके, स्ट्राइक्स शुरू हो जाएंगी पूरे इंडिया में. ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ओके, एंड द वेव ऑफ स्ट्राइक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब ये सारे ही स्ट्राइक जब हो जाएंगे, और इसीलिए 1974 में बहुत ही बड़ी स्ट्राइक हुई थी, ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक. ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक. अब ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक हो गई थी. कब? मई 1974 में. और इस स्ट्राइक में इंदिरा गांधी ने सभी को सप्रेस करवाया था. ओके, ये याद रखिएगा. ओके, इंदिरा गांधी ने सभी को सप्रेस करवा दिया, ये याद रखिएगा. और ये इसीलिए सप्रेस कराया था क्योंकि डिक्टेटर रूलर था, अथॉरिटेरियन रूलर था उनका. ओके, ये याद रखिएगा. और लोग चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी अब हट जाए. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. ओके, और इंडिया में लोग बोलते हैं कि कब कब, एक चीज मैं और बता देता हूं यहाँ पे, ये जो ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई थी, ओके, इसमें रेलवे वर्कर्स थे. और ये रेलवे स्ट्राइक किसने करवाई थी? जॉर्ज फर्नांडिस. लीडर कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस. ओके, लीडर जॉर्ज फर्नांडिस, 1974. ओके, and the railway workers and George Fernandez, they were severely suppressed by the government. गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया. इंदिरा गांधी ने बोला फोर्सेस यूज करो, मारो सभी को. ओके, तो 1974 में ये इवेंट हुआ था. अब नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है इंडिया में. कब कब लगी है? एक तो जब 1962 का वॉर हुआ था चाइना के साथ, तब नेशनल इमरजेंसी लगी. 1971 बांग्लादेश के वॉर में नेशनल इमरजेंसी लगी. देन 1975 में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके, और नेशनल इमरजेंसी लगाने का फायदा क्या हुआ था? इंदिरा गांधी 1971 में इलेक्शन जीत गई थी ह्यूज मेजॉरिटी के साथ. ओके, अब इंदिरा गांधी 1971 में इलेक्शन जीत गई with huge majority, and she had won popular support with pro-poor and leftist policies. Okay, उनको सपोर्ट कितने किया था? जितने भी गरीब लोग हैं उन्होंने, और लेफ्टिस्ट पीपल, उनकी जो लेफ्टिस्ट पॉलिसीज थी उसकी वजह से. और कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से 1971 का इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती थी? पहली पॉलिसी थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. और दूसरी चीज, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक तो आप समझ गए कि बैंक को नेशनलाइज करो और ज्यादा गवर्नमेंट बैंक्स बनाओ.
प्राइवेट पर्स क्या है? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये था कि ठीक है, आपके पावर ली जा रही है, आपकी 3 चीजें हम ले रहे हैं, उसके बदले में जो रूलर था उसको गवर्नमेंट हर साल एक एनुअल अमाउंट पे करती थी। जैसे कि महाराजा हरि सिंह को गवर्नमेंट कितना पे करती थी? 1 करोड़ रुपए हर साल। इज दैट क्लियर? इसको हम बोलते हैं प्राइवेट पर्स, कि आपको गवर्नमेंट हर साल एक खर्चे के लिए एनुअल अमाउंट पे करेगी 1 करोड़, किसी को 25 लाख, इस तरीके से दिया जाता था। इंदिरा गांधी ने यह बंद करा दिया कि प्राइवेट पर्स किस लिए देना है। इंदिरा गांधी ने ये खत्म करा दिया था, तो लोग इससे बड़ा खुश हो गए थे और लेफ्टिस्ट पार्टीज बड़ी खुश हो गई थी और उन्होंने सपोर्ट किया। 1971 का इलेक्शन जीत गई इंदिरा गांधी। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। बट इंदिरा गांधी, ओके, शी वाज ऑलमोस्ट एन ऑटोक्रेटिक रूलर। she was acted like an autocrat, and Indira Gandhi wielded an almost autocratic control over the cabinet. कैबिनेट का कुछ काम ही नहीं होता था वहां पे, जो इंदिरा गांधी ने बोल दिया वही होगा। एंड शी हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर द इलेक्शन 1971 का जब वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, एंड दिस 1971 वॉर, इलेक्शन जीतने के बाद, समझ में आ रहा है, 1971 के वॉर ने, इट हैज रिड्यूस्ड द जीडीपी ऑफ द कंट्री, रिड्यूस्ड जीडीपी ऑफ द कंट्री। जो देश की जीडीपी थी वो बिल्कुल कम हो गई। एंड द कंट्री ऑल्सो फेस्ड मेनी ड्रॉट्स एंड मानसून फेलियर। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स had also spiked up, मैंने आपको बताया था। and that is why the railway workers, they led a strike by George Fernandez in 1974, and all these people were severely suppressed by the government. okay, ये याद रखिएगा। अब इंदिरा गांधी को पता था कि लोग आवाज उठा रहे हैं, इंदिरा गांधी को बोल रहे हैं कि आप हटिए, और इंदिरा गांधी को लगा कि वो इलेक्शन हार जाएंगी। इंदिरा गांधी ने इसीलिए सोचा कि हमें और टाइम पीरियड मिल सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर देते हैं, और इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या सोचा कि नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं। कि आम उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 352। ये क्या बात करता है? नेशनल इमरजेंसी। ओके, नेशनल इमरजेंसी। उस टाइम पे जो ये ओरिजिनल आर्टिकल था नेशनल इमरजेंसी का, इसमें दिया हुआ था इंटरनल डिस्टरबेंस, एक वर्ड कि इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। बट इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब था कि इंसर्जेंट्स हो, आर्म्ड रिबेलियंस हो, ये सारी चीजें। बट इसका मिस इंटरप्रेट किया गया, इंटरनल डिस्टरबेंस है, नेशनल इमरजेंसी लगा दो। समझ में आ रहा है? तो इंदिरा गांधी ने इसको मिसयूज किया। ओके, अभी मैं बताऊंगा इसकी कहानी। तो अब आज आप देखेंगे जब नेशनल इमरजेंसी हट जाता है तो उसी के बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या लाता है कि इंटरनल डिस्टरबेंस, ये वर्ड इसमें से हटा के हम आर्म्ड रिबेलियन लिख रहे हैं। आज आप देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा होता है आर्म्ड रिबेलियन। ओके, आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे आप कर सकते हैं कि अगर देश के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ आर्म्ड स्ट्रगल हो रही है तो नेशनल इमरजेंसी लग सकता है, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया कि इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन लाया जाए ताकि इसका मिसयूज ना किया जाए। तो अब क्या है 352 में, नेशनल इमरजेंसी में आर्म्ड रिबेलियन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये चीज हुई थी। ओके, तो अब उस टाइम पे इंदिरा गांधी की टसल हुई किसके साथ? जुडिशरी के साथ। एक तो इकोनॉमिक इशू, दूसरा टसल विद जुडिशरी, टसल विद judiciary. Yes, now tussle with judiciary. Okay, so the union government at that time under the leadership of Indira Gandhi, they amended the constitution in parliament. Okay, ये याद रखिएगा। तो अब इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। ओके,
ताकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ओके, फंडामेंटल राइट्स लोगों की कर्व किया जा सके, ओके, और वो भी किसके बेसिस पे, डीपीएसपी। अब एक चीज याद रखिएगा, डीपीएसपी क्या है, इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। बट अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही हैं, इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स हैं ह्यूमन, समझ में आ रहा है। और इसीलिए अब आपको पता है कि 1973 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया था। अब जजमेंट क्या आया था, केशव नंदा भारती केस। आप सभी ने ये सुना होगा, इतना फेमस केस है केशव नंदा भारती केस। जब भी आप प्रियम्बल पढ़ेंगे उसमें ये आपको केस पढ़ना पड़ेगा, केशव नंदा भारती केस वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, ओके। अब इस केस में ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला that there are some basic features of the constitution which cannot be amended। जब इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के थ्रू चेंज करने की कोशिश की, तभी केशव नंदा ने केस किया, एक अपील कर दी, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, दैट देयर आर सम बेसिक फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड, ओके। अब इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बड़ी ही परेशान हो गई। शी वाज फ्यूरियस विद दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ओके, बिकॉज दिस केशव नंदा भारती केस changed the long term, okay, it changed the long term precedence of appointing senior most judge in Supreme Court, that is Chief Justice, okay, ये याद रखिएगा। तो अब इससे बड़ी ही दुखी हो गई कौन, ये केशव, ये इंदिरा गांधी, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो अब केशव नंदा भारती केस की वजह से इंदिरा गांधी बड़ी ही गुस्से में आ गई। सबसे पहले क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने डीपीएसपी के साथ चेंज करने की कोशिश की। उसी के बाद केशव नंदा ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। अब इसके बाद ये इंदिरा गांधी बड़ी ही गुस्से में आ गई, और इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस टाइम के जो चीफ जस्टिस है उनको हटा दिया, और यूनियन गवर्नमेंट ने, ओके, ये याद रखिएगा, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का प्रोसीजर होता है उसको चेंज कर दिया। इंदिरा गांधी ने बोला कि हम चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का प्रोसीजर चेंज कर देते, क्योंकि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का प्रोसीजर कहां से आता है, पार्लियामेंट से। और पार्लियामेंट में किसकी चलती थी, इंदिरा गांधी की, कैबिनेट का कोई रोल ही नहीं था। एंड फाइनली इंदिरा गांधी ने वो चेंज कर दिया। नाउ द यूनियन गवर्नमेंट चेंज द लॉन्ग टर्म precedence of appointing senior most judge in Supreme Court as Chief Justice, इंदिरा गांधी ने चेंज कर दिया। Is that clear to you all? ये याद रखिएगा। और 1973 में ही जैसे ये केस आया, उसी के बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, ओके, इंदिरा गांधी ने कहा कि सीनियरिटी को रखो किनारे, ओके, और इंदिरा गांधी ने अपने खास एक जज को अपॉइंट किया चीफ जस्टिस, उनका नाम था A.N. रे। उन्होंने सीनियरिटी पे ध्यान ही नहीं दिया, ओके। द गवर्नमेंट सेट असाइड सीनियरिटी ऑफ 3 जजेस एंड अपॉइंटेड जस्टिस A.N. रे एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, ये याद रखिएगा, ओके, ये याद रखिएगा। तो अब इंदिरा गांधी ने यहां पे कहा कि हम सीनियरिटी भी देखेंगे, ओके, 3 जजेस। और इंदिरा गांधी ने अपना जो क्या कहते हैं कि अब उनका जो मनपसंद, उनके लिए जो काम करने वाला जज हो उसको अपॉइंट कर लिया, A.N. रे को। और इस चीज पे आवाज किसने उठाई, जब इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, अब इस चीज पे आवाज किसने उठाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि ये जो इंदिरा गांधी कर रही हैं दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
ओके। एंड दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सोशलिस्ट लीडर थे जिन्होंने कंप्लेन दर्ज करी थी। उन सोशलिस्ट लीडर का नाम था राज नारायण। राज नारायण, ओके, ये याद रखिएगा। और उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जो है ये सब इलेक्शंस के लिए कर रही हैं और इनवैलिड तरीके से कर रही हैं, इसमें पावर्स का मिसयूज हो रहा है। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राज नारायण ने प्ली दर्ज करा कहां पे? ओके, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आवाज उठाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला दैट इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन है लोकसभा के, इट वाज वॉइड ड्यू टू इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिस, की इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, और उसी टाइम पे जनता पार्टी के एक लीडर थे। जनता पार्टी के लीडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण। ओके, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को हटाया जाए। एंड इन्होंने शुरू किया टोटल रेवोल्यूशन 1974 में। टोटल रेवोल्यूशन, ओके, टोटल रेवोल्यूशन, इसको बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। ओके, और उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण ने पुलिस से एंड मिलिट्री पर्सनल से, ओके, पुलिस एंड मिलिट्री पर्सनल से भी बोला कि आप गवर्नमेंट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स को मत मानिए। ये याद रखिएगा। और जब ये चीजें, रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, ओके, इंदिरा गांधी ने, ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी and immediately arrested all the major opposition leaders. ओके, इंदिरा गांधी ने तुरंत नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। जब ये मामला बहुत ज्यादा, रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तब इंदिरा गांधी ने क्या किया? नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। एंड फाइनली जितने भी ऑपोजिशन लीडर थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, आचार्य कृपलानी, okay, even the Congress leaders who were opposed to emergency, they also were arrested. जितने ही लीडर थे जिन्होंने अपोज किया, उनको भी क्या किया गया? अरेस्ट करवा दिया गया। इंदिरा गांधी ने अरेस्ट करवा दिया। और इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला कि ये जो इंडिया है, ये मेरे फादर ने बनाया है, मॉडर्न इंडिया, जो मैं कहूंगी वो होगा। अब इस, अगर आप ऐसा बोलोगे आज के टाइम में, अगर ऐसा बोलोगे तो पब्लिक बहुत मारेगी आपको। एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी all the civil liberties were severely restrained. Freedom of press was strictly curtailed. Freedom of press, okay, सब कर्टेल कर लिया गया। और अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में पब्लिश होना है तो पहले वो गवर्नमेंट देखेगी क्या है, उसके बाद वो पास होगा। ओके, ये याद रखिएगा। एंड उस टाइम पे इंदिरा गांधी के जो बेटे थे, संजय गांधी, जिनको इंदिरा गांधी ने ही बाद में मरवा दिया था, संजय गांधी, ओके, ही वील्डेड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। अब इन्होंने उस टाइम पे पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था। और उस टाइम पे संजय गांधी ने क्या किया? ही कंडक्टेड फोर्सफुल मास स्टरलाइजेशन ऑफ पीपल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ओके, फोर्सफुली मास स्टरलाइजेशन इन्होंने करवाना शुरू किया। अब जिन स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन स्टेट्स में भी क्या हुआ? स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई। नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट्स वर सैक्ड।
Many slums in Delhi were destroyed. And at that time, during this emergency period from 1975 to 77, ये याद रखिएगा, there were many instances of human rights violation in India. Curfews were imposed. दो चार से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते साथ में. And at that time, police detained people without trial. Okay. And the Indira Gandhi government amended the constitution many times. Okay. ये याद रखिएगा. And that is why after the emergency was lifted, जब emergency खत्म हुई 1977 में, न्यू गवर्नमेंट ने वो सारे ही अमेंडमेंट्स को सही किया. तभी आप देखेंगे 1976 में कौन सा अमेंडमेंट आता है, 42nd अमेंडमेंट, जिसको पॉलिटी में बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत अमेंडमेंट हुए. और इसीलिए जब 1978 में नई गवर्नमेंट आती है, और नई गवर्नमेंट कौन सी आती है, जनता पार्टी आती है 1978 में, तब वो 44th अमेंडमेंट में सारी चीजें सही करते हैं. या आप पढ़ेंगे पॉलिटी में, समझ में आ रहा है. एंड दैट इज व्हाई दिस इमरजेंसी पीरियड it termed as the darkest hour of free India. Okay. And finally in 1977, कहा जाता है कि 1977 में एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था. जब उस फॉरेन डेलीगेशन को पता चला कि इंडिया में ये चीज हो रहा है, तब इंटरनेशनल प्रेशर बना एंड फाइनली इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई. एंड इन जनवरी 1977 इंदिरा गांधी कॉल्ड फॉर फ्रेश इलेक्शंस. ओके. इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, हम इलेक्शन कराएंगे. ओके. एंड ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड and officially the emergency was lifted on 21st March 1977. और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, लोगों को पता नहीं है. ओके. एक लेटर था जिसपे ये लेटर जो फॉरेन डेलीगेशन था कि इंडिया में ये इमरजेंसी लगी हुई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ये लेटर फॉरेन डेलीगेशन को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे किया था. ये लोगों को पता नहीं है. ओके. सो ऑफिशियली द इमरजेंसी वाज लिफ्टेड ऑन 21st March 1977. ओके. एंड इन दिस इलेक्शन 1977 इलेक्शन, द पीपल हैंडेड इंदिरा गांधी एंड हर पार्टी अ वेरी हैवी डिफीट. बहुत ही बुरी हार हुई थी इंदिरा गांधी की. ओके. बोथ इंदिरा गांधी एंड हर सन संजय गांधी, they were defeated in the election. And finally, the Janata Party won the election in 1977, and the new government was headed by Morarji Desai. New government के PM कौन थे, Morarji Desai, 1977. Okay. And Morarji Desai was the first non-Congress PM of India. पहले non-Congress Prime Minister बने थे Morarji Desai. ये याद रखिएगा, पहले non-Congress Minister. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. ओके. ओके. तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए कभी पूछता है, वैसे तो इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस का वेटेज बहुत कम है, इंपैक्ट ऑफ इमरजेंसी. तो इमरजेंसी का इंपैक्ट क्या रहा, सबसे पहली चीज क्या आप लिखेंगे, प्रेस सेंसरशिप. ओके. फंडामेंटल राइट्स वायलेशन. ओके. तो अब इसीलिए जब इमरजेंसी के बाद अमेंडमेंट किया गया कि नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ आर्टिकल 19 जो है, ओके, आर्टिकल 19 कर्व किया जा सकता है, बाकी कोई भी आर्टिकल वॉयलेट नहीं किया जाएगा फंडामेंटल राइट का, कोई भी और फंडामेंटल राइट्स कर्व नहीं की जाएगी, सिर्फ आर्टिकल 19 कर्व किया जाएगा. ये अमेंडमेंट लाया गया. समझ में आ रहा है. आर्टिकल 21 तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड नेचुरल जस्टिस, ये किसी भी सिचुएशन में कर्व नहीं किया जाएगा. देन इंपैक्ट क्या पड़ा इमरजेंसी का, प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुए. ओके. प्रोटेस्ट, strikes were not allowed.
Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. Protest, strikes, all these things were not allowed. Okay. Fundamental rights were suspended. आप लिख सकते हैं fundamental rights suspended in emergency, during the emergency period. Okay. ये याद रखिएगा. और जो फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 32, कि अगर आर्टिकल 32 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें 5 रिट्स की बात की गई है. इस आर्टिकल में 5 रिट्स की बात की गई है. हैबीस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडेमस, ओके, सेरियोट्री, ऑल दीज थिंग्स, ये जितने भी रिट्स है, ये राइट भी कर्ब कर लिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते. फंडामेंटल राइट्स आपकी सस्पेंड हुई हैं इसलिए. ओके, ये याद रखिएगा. देन इंपैक्ट क्या था इमरजेंसी का? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस वर बैंड. आरएसएस को बैन कर दिया गया था. आरएसएस के लीडर्स को अरेस्ट किया गया था. जमाते इस्लामी अरेस्टेड. इनके लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया, जमाते इस्लामी. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. और क्यों इनको अरेस्ट किया गया था? These organizations were banned on the apprehension of disturbance to social and communal harmony. Social and communal harmony की वजह से. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. And during the emergency period, जैसे आज आप देखते हैं लोग अपना भारत रत्न ये सब क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं टाइटल. और जब वॉर हुआ, महात्मा गांधी ने भी अपने टाइटल्स को रिनाउंस कर दिया था. उस टाइम पे भी जब इमरजेंसी लगी तो लोगों ने अपना पद्मश्री अवार्ड, ओके, ये सारे ही अवार्ड्स क्या किए, वापस कर दिए. पद्मश्री एंड अदर अवार्ड रिटर्न इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. बट फाइनली इंडिया में क्या हुआ, 1977 में फिर से रीस्टोर हुआ क्या, डेमोक्रेसी. Restored democracy. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. तो ये था इमरजेंसी का पीरियड, इमरजेंसी का दौर. ओके, अब एक चीज मैं आपको यहां पे कंपेयर करना चाहता हूं. इफ यू कंपेयर दिस इमरजेंसी इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओके, ऑल दीज नेशंस. अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने सालों तक मिलिट्री रूल रहा, स्टेट ऑफ इमरजेंसी रहा पाकिस्तान. इंडिपेंडेंस के बाद ही 1955 के बाद ही क्या हो गया, पाकिस्तान में इमरजेंसी लग गई, मिलिट्री रूल आ गया. ओके, सून आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क टू गवर्न द नेशन इन पाकिस्तान, General Ayub Khan took over the administration, okay, and which caused the popular dissatisfaction against his rule in Pakistan. उसके बाद देखिए कितने सारे पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगे. जनरल यहाया खान आए बांग्लादेश का जब वॉर चल रहा था. जनरल जिया उल हक आए, मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल हिस्ट्री में. परवेज मुशर्रफ आए. ये सब क्या था, मिलिट्री रूल. बिकॉज ऑल दीज रूलर्स, ऑल दीज मिलिट्री रूलर्स, दे हैड dislodged the elected governments, okay, and due to such state of emergency Pakistan could not establish the true sense of democracy, okay, and that is why it is always lagged behind in implementing the rule of law and maintaining law and order. ओके, ये याद रखिएगा, डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री रूल. सेम केस विद बांग्लादेश ऑल्सो. मुजीबुर रहमान जिन्होंने बनाया बांग्लादेश, आवामी लीग पार्टी, 1975 में he was assassinated by the military. He was assassinated. मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में. ओके, he was assassinated. ओके, he was assassinated.
एंड फाइनली उसी के बाद क्या आ जाता है बांग्लादेश में? मिलिट्री रूल अंडर जिया उर रहमान, मिलिट्री जनरल थे। ओके, बट इफ यू इंट्रोस्पेक्ट, इफ यू कंपेयर इंडिया, so the vision of our founding fathers of the nation, we can see that they had strived really hard to institutionalize the democratic system in India. कैसी भी सिचुएशन हो, इंडिया की डेमोक्रेसी सरवाइव कर जाती है, और इसके लिए हमें जितना ज्यादा हो सके प्रेज करना चाहिए हमारे फोर फादर, स्पेशली अंबेडकर लाइक पीपल्स। उनकी वजह से ही आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी सरवाइव कर रहा है। नो मिलिट्री रूल, सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द प्रोविजंस टू डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन डिफरेंट अनफॉर्सीन सिचुएशंस। ओके, बट दैट प्रोविजन आल्सो with many safeguards to avoid its misuse. Okay, because our leaders in the past, they firmly believed in the democratic functioning of the system, and they adhered to democratic norms strictly, and they never allowed to subvert it. Okay, इसीलिए हमारे जब नेशनल इमरजेंसी लगी ठीक 2 साल बाद हट भी गया। समझ में आ रहा है? ये क्या था? इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी के टाइम पे हमारे राइट्स, ये सारी चीजें छिन जाती है, और उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सेफगार्ड्स और बना दिए। तो इंडिया ने लेसन्स क्या सीखे इमरजेंसी से? लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी, लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी। यस, ओके। पहली चीज, आफ्टर 21 March 1977 officially emergency was lifted and the normalcy soon resumed in India after the end of emergency. Okay, तो पहला लेसन जो हमने सीखा इमरजेंसी से, that it is extremely difficult to do away with democracy in India. लोग डेमोक्रेसी के बिना रह नहीं सकते। ओके, अगर डेमोक्रेसी राइट छीनोगे तो लोग प्रोटेस्ट कर देंगे। ओके, दूसरी चीज, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पहली चीज क्या हुआ? कि हम डेमोक्रेसी के बिना नहीं रह सकते। ओके, ये याद रखिएगा, डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी। ओके, दूसरी चीज हमने क्या सीखा? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ क्या? इंटरनल डिस्टर्बेंस रिप्लेस हुआ किस चीज से? आर्म्ड रिबेलियन। कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्म्ड रिबेलियन, अगर इंसर्जेंट ग्रुप्स या कोई भी आते हैं जिसमें वॉर होने के चांसेस हैं, उस बेसिस पे इमरजेंसी लगेगी, ताकि मिसयूज ना हो आर्टिकल का। समझ में आ रहा है? एंड तीसरी चीज में, तीसरी चीज जो हमने इसमें सीखा, ओके, दिस emergency made everyone aware of the value of civil liberties. Civil liberties की हमें वैल्यू समझ में आ गई। Is that clear to you all? ये सारी चीजें याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमने सीखा। Is that clear to you all? ये याद रखिएगा। ओके, तो ये था पूरा इमरजेंसी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू द जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी शुरू हुआ, बट मैं उसको एक अलग टॉपिक में आपको बताना चाहता हूँ। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।